जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एडिटोरिया बिहार दरोगा 2023 का टेस्ट सीरीज नंबर 1 इसमें देखेंगे, ठीक है। और ये ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है। तो चलिए हम इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो आंसर हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। ये पल्लव वंश के थे। पल्लव वंश के साथ ही अगर बात करें तो इनके संस्थापक कौन थे पल्लव वंश के? तो सिंह विष्णु थे, ठीक है। और नरसिंह वर्मन प्रथम की अगर हम बात करते हैं तो ये बतापी कोंड की उपाधि इनको मिली थी, ठीक है। और पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? तो कांचीपुरम थी। और महाबलीपुरम में जो एकाश्म मंदिर है उसका निर्माण भी नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। और पल्लव वंश का शासक जो है वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, है ना। कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है वो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था, ठीक है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के एकाश्म मंदिर का निर्माण कराया था। वहीं नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जो है कैलाशनाथ कांची स्थित जो कैलाशनाथ मंदिर है उसका निर्माण करवाया था। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो वो हुआ था गुप्त काल के समय जो मंदिर बनाने की कला का विकास हुआ। और गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहते हैं। इसके संस्थापक कौन है गुप्त वंश के? तो वो है श्री गुप्त, ठीक है। इसमें जो चंद्रगुप्त प्रथम है उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। गुप्त संवत की बात करें जो चंद्रगुप्त प्रथम ही स्टार्ट किए थे तो 319 से 20 ईस्वी के बीच। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है और समुद्रगुप्त को कविराज भी इनका उपनाम है। प्रसिद्ध कवि की बात करें हरिसेन तो ये समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे हरिसेन। और अंतिम शासक कौन? तो विष्णुगुप्त हो गए, ठीक है। नेक्स्ट है यूनानी शासक मेनांडर को पराजित किसने किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने किया था, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग जो है अपना जो उनका कार्यकाल था उस दौरान उन्होंने जो है 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे पुष्यमित्र शुंग ने। इसकी राजधानी कहाँ थी शुंग वंश की? तो विदिशा थी। जो भरहुत स्तूप है उसका भी निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक की बात करें तो वो देवभूति था, ठीक है। और पतंजलि भी जो है पुष्यमित्र शुंग के सभा में रहते थे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो 322 ईसा पूर्व में जो है चंद्रगुप्त मौर्य उसकी राजगद्दी पे बैठा था। और अगर इसके जन्म की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व में। और जस्टिन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सेंड्रोकोटस कहा। और चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र की बात करें जिसे चाणक्य ने लिखा है, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। कब हराया था? तो 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को। और चंद्रगुप्त मौर्य जो है कौन से धर्म को मानता था? तो जैन धर्म को मानता था। और ये भद्रबाहु से जैन धर्म की इसने जो है दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। और इसकी अगर बात करें कि इसने अपने शरीर का त्याग कैसे किया था तो इन्होंने सलेखना विधि के द्वारा जो है मोक्ष की प्राप्ति की थी। और ये कहाँ पे? श्रवणबेलगोला में, ठीक है। यानी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में इसने सलेखना विधि के द्वारा जो है अपना शरीर का त्याग किया था। नेक्स्ट है किस वेद में परीक्षित की कुरुओं का राजा कहा गया? तो वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है कुरुओं का राजा परीक्षित को कहा गया है कुरुओं का राजा। अथर्ववेद की रचना आपका अथर्व ऋषि द्वारा हुआ था। और इसमें कन्याओं की निंदा, क्वेश्चन आता है कि कन्याओं की निंदा कौन करता है? कौन सा वेद? तो अथर्ववेद करता है। और इसमें जो है सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां भी कहा गया है सभा और समिति को। और अंतिम वेद भी अथर्ववेद है। और गोपद ब्राह्मण जो है अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ जो है ना, हमने देखा था कि सबका ब्राह्मण, तो अथर्ववेद का जो हो गया ये गोपद ब्राह्मण है, ठीक है। आप आर.एस. शर्मा का एंशिएंट हिस्ट्री देख सकते हैं, उसका हमारा सीरीज चल रहा है तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा सब कुछ। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। रेहला नामक पुस्तक अगर बात करें तो इब्न बतूता ने लिखा था, ठीक है। और ये कब आया था? तो एमबीटी के समय ही आया था, यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। और ये कहाँ का रहने वाला था? तो मोरक्को का रहने वाला था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए प्रश्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो दीवाने खैरात की बात करें
ठीक है। तो दीवाने खैरात आपका हो जाएगा, दान विभाग से रिलेटेड है, फिरोज शाह तुगलक सही है। दीवाने अर्ज की बात करें तो ये बलबन हो गया और ये सैन्य विभाग से रिलेटेड हो गया। दीवाने कोही की बात करें तो कृषि विभाग से रिलेटेड हो गया और MBT मोहम्मद बिन तुगलक सही है। दीवाने मुस्तकरात जो है वो आपका जो हो गया वो ये क्या बोलते हैं, वित्त विभाग से हो गया, ठीक है। दीवाने मुस्तकरात जो है वित्त विभाग से संबंधित हो गया और ये किसने, तो ये आपका किया था अलाउद्दीन खलजी ने, ठीक है। और दीवाने इस्तिहाक भी आता है, तो दीवाने इस्तिहाक जो है आपका पेंशन विभाग से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा दीवाने मुस्तकरात इसमें गलत है। नेक्स्ट है कि अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरम दल से मुक्त किया था। तो अकबर ने 1562 ईस्वी में स्वयं को जो है हरम दल से मुक्त किया था और दास प्रथा का अंत भी 1562 में किया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई हम बात कर ले जिसमें अकबर और हेमू के द्वारा लड़ी गई थी, तो 1556 में, ठीक है। अकबर जो है हल्दी घाटी का युद्ध किया था महाराणा प्रताप के साथ, तो 1576 में, और अकबर ने बिहार प्रांत को 1574-75 में जीता था। और जो तानसेन थे अकबर के दरबारी कवि थे, ठीक है, दरबार में रहते थे तानसेन। और जैन धर्म गुरु हरविजय सूरी को, ये क्वेश्चन आता है कि हरविजय सूरी को जो है जगत गुरु की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर ने दी थी। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था, तो वो था अलीवर्दी खां। 1740 में हम बात करें तो अलीवर्दी खां जो है बंगाल का शासक बनता है और जैसे ही वो सत्ता संभालता है तो मुगलों को क्या करता है, रेवेन्यू देना बंद कर देता है, राजस्व बंद कर देता है। तो इसके शासनकाल में भारत को स्वर्ग कहा जाता है, ठीक है। अलीवर्दी खां का उत्तराधिकारी कौन था, तो सिराजुद्दौला था। जो ब्लैक हॉल की घटना हुई थी जिसमें 146 लोगों का जो 146 ब्रिटिश का जो मौत हो गया था, तो ब्लैक हॉल की जो घटना हुई थी तो ये सिराजुद्दौला के समय घटित हुई थी, ठीक है। प्रसिद्ध बक्सर का युद्ध तो 1764 को हुआ। बक्सर युद्ध के समय मुगल शासक कौन थे, तो शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया, तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसके कार्यकाल की बात करें तो 1774 से 85 तक था, ठीक है। और इसमें राजकीय कोषागार को जो है मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था 1781 में। इसके कार्यकाल के दौरान ही 1781 में कलकत्ता में प्रथम मदरसा को स्थापित किया गया था। और पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था वो भी इसी के काल में 1775 से 82 ईस्वी के बीच में जो है वॉरेन हेस्टिंग के समय ही हुआ था। और 1784 में क्या हुआ था, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी। फिर 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट इसी के समय आता है। और एक ये है कि जोनाथन डंकन ने 1791 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन प्रभावी लागू हुआ था, तो ये 16 अक्टूबर 1905 को जो है प्रभावी लागू। लॉर्ड कर्जन की हम बात करें तो बंगाल विभाजन की वो घोषणा कब करता है, तो 19 जुलाई 1905 को वो घोषणा करता है और 16 अक्टूबर 1905 को जो है वो लागू कर देता है। लॉर्ड कर्जन के समय जो है आपका 1901 में जो है एंचिसन आयोग या सिंचाई आयोग, एंचिसन एक सिंचाई आयोग है, तो उसकी स्थापना हुई थी। 1902 में फ्रेजर आयोग, पुलिस आयोग जिसको कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और फिर आपका जो है कर्जन के समय ही 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को पारित किया गया और 1905 में जो है पूसा कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया। अब नेक्स्ट है कि भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, तो वो झारखंड राज्य से था, ठीक है। और झारखंड राज्य से संबंधित और भी विद्रोह के बारे में जानते हैं, जैसे कि चेरो विद्रोह हुआ था, तो इसका जो पहला चरण हुआ था वो 1770 से 71 ईस्वी और द्वितीय चरण जो हुआ था 1800 से 1819 ईस्वी। अगर हम बात करें कोल विद्रोह की तो 1831 से 32, ठीक है। संथाल विद्रोह 1855 से 56, मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी। इसके नेता की हम बात करें कोल विद्रोह का तो जतरा भगत, ठीक है। और संथाल विद्रोह की बात करें तो सिद्धू कानू, और मुंडा विद्रोह की अगर हम बात करें तो उसमें भगवान बिरसा मुंडा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, तो ये बात कहा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कि कांग्रेस के लोग जो है पदों के भूखे रहकर उनको बोला गया था। वहीं अरविंद घोष क्या बोला था कि क्षय रोग से ये मरने वाली संस्था है, ठीक है। वो बोला था कि क्षय रोग से मरने वाली संस्था है, ये अरविंद घोष ने कहा था। नेक्स्ट है
जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो 1920 ईस्वी में जो है प्रकाशित की गई थी। जलियांवाला बाग आपका होता है 13 अप्रैल 1919 को ये घटना होती है और हंटर कमेटी के उसके बाद जो है कमेटी का गठन किया जाता है और जिस कमेटी का रिपोर्ट जो है 28 मई 1920 को जारी किया जाता है। अब नेक्स्ट है कि भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वो हैं सर सैयद अहमद खां। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जो है भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक थे। और वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो वीर सावरकर है। वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक वीर सावरकर। वहीं तराने हिंद की बात की जाए तो इकबाल। और द रिवोल्यूशनरी इसके लेखक कौन है? तो सचिंद्र नाथ सान्याल है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है कर्णप्रयाग। ठीक है, अलकनंदा और पिंडार नदी आपका हो गया कर्णप्रयाग। वहीं अलकनंदा और भगीरथी नदी का संगम क्या? देवप्रयाग। और अलकनंदा एवं मंदाकिनी का संगम होता है रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो काली मिट्टी में जो है कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती। काली मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का निर्माण जो है विशाल चट्टानों के टूटने से होता है और इसी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो कपास की खेती ज़्यादा होती है। तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में, गुजरात में तथा कर्नाटक क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें कौन कौन सा कार्बनिक पदार्थ होता है? तो मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व तथा कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। ठीक है, मैग्नीशियम, चूना, लौह तत्व और कार्बनिक पदार्थ की। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा है कि दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को कौन जोड़ती है? तो डंकन पास। ठीक है, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान को जो है डंकन पास जोड़ती है, जबकि तमिलनाडु और श्रीलंका को कौन जोड़ती है? तो पाक स्टेट जोड़ती है। अंडमान, लघु अंडमान और कार निकोबार को बीच में कौन जोड़ती है? तो 10 डिग्री चैनल जोड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग हैं? तो ये हिमाद्री के भाग हैं। हिमाद्री जो है उसको बृहद हिमालय के नाम से भी जाना जाता है और इस श्रेणी में अगर बात करें, इस रेंज में, माउंटेन रेंज में, तो आपका औसत इसका ऊंचाई कितना हो गया? तो 6000 मीटर होता है। जिसमें से कौन कौन हिमाद्री में आते हैं? तो कंचनजंगा, नंगा पर्वत, नंदा देवी, ये सब इसी हिमालय के भाग हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट कि म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो वो हो गए 4। ठीक है, कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, अगर हम देखें कि उत्तर से, तो उत्तर से आपका पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नंबर पे हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की तरफ देख रहे हैं तो सबसे उत्तर में आपका अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर और उसके नीचे जो है आपका मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि काराकुम रेगिस्तान स्थित है। तो काराकुम रेगिस्तान आपका तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। इसका क्षेत्र कितना है? तो लगभग 2,70,000 वर्ग किलोमीटर है। और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान की बात की जाए तो वो सहारा है। और सहारा कितने देशों की सीमा को छूती है? तो 11 देशों की सीमा को जो है सहारा छूती है। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो रूस में स्थित झील कौन सा नहीं है? तो वो है विनिपेग, जो है रूस में नहीं है। बाकी ओनेगा, लाडोला, बैकाल, ये सब जो है रूस में स्थित है। ठीक है, ओनेगा, लाडोला, बैकाल ये रूस में है। विनिपेग कहाँ है? तो कनाडा में है। और विश्व की सबसे बड़ी झील अगर बात किया जाए तो कैस्पियन सागर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा देश जो है लैंडलॉक या भू आवेष्टित देश नहीं है? ठीक है, तो पलाऊ जो है लैंडलॉक कंट्री नहीं है। बाकी अंडोरा, मालडोवा, मलावी ये सब जो है आपका लैंडलॉक कंट्री है। चलिए नेक्स्ट है कि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में है। ठीक है, पंबा आपका केरल राज्य में है, जबकि गिरना की अगर हम बात कर ले तो वो महाराष्ट्र में है। अब नेक्स्ट है हमारा कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है बिहार में सबसे अधिक गन्ना उपजता है। अगर हम बात करें कि कौन सा एरिया हो जाएगा तो पूर्वी चंपारण इसके जिला हो गए, पश्चिमी चंपारण जिला, सिवान, गोपालगंज, ये सब में जो है आपका उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया। तो इसमें गन्ना सबसे अधिक होता है। ठीक है,
अब हम देखते हैं नेक्स्ट, रेखी समिति का संबंध किससे है? तो अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स से है रेखी समिति का संबंध। एलके झा समिति का संबंध अगर पूछा जाए तो ये भी अप्रत्यक्ष कर से ही होगा, यानी एलके झा और रेखी समिति दोनों इनडायरेक्ट टैक्स से ही हो गया। अगर बांचू समिति का पूछा जाए तो ये हो जाएगा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, भारत सरकार की कौन सी योजना परियोजना, ठीक है, वर्ष 2015 शुरू नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे कि आपका हो गया 2015 में कौन शुरू नहीं किया गया है, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा भारत माला परियोजना 2017 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की, तो ये आपका हुआ था फरवरी 2015 में। सीरियल वाइज अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले आपका 2015 में आता है सुकन्या समृद्धि योजना, फिर आता है आपका प्रधानमंत्री कौशल विकास PMKVY, फिर आता है आपका सागरमाला परियोजना। ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है भारतमाला और सागरमाला, तो पहले आपका जो है सागरमाला आता है, उसके 2 साल के बाद जो है अक्टूबर 2017 में भारतमाला आता है, वहीं सागरमाला उससे 2 साल पहले मार्च 2015 में आता है। ठीक है, फिर मई 2015 में आपका जो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना आता है, फिर मई 2015 में ही आपका आता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, और भारतमाला हमारा हो गया अक्टूबर 2017। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया। तो ये दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जिसके तहत जो है कब हुआ था ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तो ये 1956 से 61 तक था, और इसे PC महालनोबिस मॉडल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसी पे बेस्ड था। और अगर इसकी बात करें तो कौन कौन सा, तो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र को जो है स्थापित किया गया था। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है कि अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सर्विस हो गया, सर्विस सेक्टर या तृतीयक क्षेत्र, ठीक है, टर्सरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर। तो ये आपका शिक्षा जो शिक्षा का क्षेत्र है ये सर्विस सेक्टर के अंदर आता है, यानी टर्सरी सेक्टर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RBI द्वारा कमर्शियल बैंकों से जिस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे जो नगद राशि पे प्राप्त की जाती है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट क्या हो गया कि रिवर्स रेपो रेट की जो सबसे बड़ी बात होता है कि जो रिवर्स रेपो रेट होता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, बहुत अल्प अवधि के लिए होता है। RBI क्या करती है कि कमर्शियल बैंकों को जिस ब्याज पे दर पर नगद प्राप्त करती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और RBI जब कमर्शियल बैंकों को वो देती है, ठीक है, राशि देती है, तो उसे रेपो रेट कहते हैं। और ये भी जो है आपका शॉर्ट पीरियड के लिए हो गया। जो भी रेपो रेट हो या रिवर्स रेपो रेट, ये दोनों शॉर्ट पीरियड के लिए ही होता है। जब RBI देती है बैंक को तो उसे कहते हैं रेपो रेट, और जब बैंक से लेती है RBI तो वो कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। चलिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है। तो सातवीं अनुसूची में जो है कर और शुल्क लगाने का प्रावधान है। मूल संविधान में बात करें तो 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, उसके बाद जो है उसको 4 और जोड़ा गया, तो ये अब हो गया 12। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं। तो ये प्रस्तावना में हम देखते हैं। ठीक है, ये कल का आप लक्ष्मीकांत का पॉलिटी देखेंगे, उसमें ये चीज़ क्लियर बताया हुआ है नोट्स में। तो देखिए कल अगर हम बात करें कि भारतीय अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं, तो इसका आदर्श को जो है आइडियल्स को हम देखते हैं प्रस्तावना में, प्रियम्बल में। ठीक है, क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान की अगर हम बात करें कि लोकतंत्र का आदर्श होता है, उसका झलक जो प्रियम्बल बनाया ही गया है झलक देखने के लिए, आदर्शों को देखने के लिए। ठीक है, तो भारतीय प्रस्तावना के माध्यम से जो है हमको क्या पता चलता है, तो संविधान का सार हो गया, उसका क्या मोटो है, उद्देश्य है, दर्शन, ये सब जो है आपका प्रकट करती है कौन, प्रस्तावना। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है। तो ये हो जाएगा समानता का अधिकार 14 से 18। ठीक है, 14 से 18 में जो उपबंध किए गए हैं उसमें समानता के मौलिक अधिकार का मूल लक्ष्य होता है सामाजिक भेदभाव को उन्मूलन करना, समानता का अधिकार। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने के अधिकार प्रदत्त की गई है। तो ये 44वां संविधान संशोधन है।
44वां संविधान संशोधन आपका कब आया था? तो 1978 में आया था। और ये आर्टिकल 74(1) में ये प्रावधान जोड़ा गया कि जिसके तहत क्या कहा गया कि राष्ट्रपति के पास कोई भी मामला मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार है। ये आर्टिकल 74(1) में कहा गया है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? तो वो थे जीबी मावलंकर। ठीक है, तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे जीबी मावलंकर और इन्हीं के विरुद्ध जो है 15 दिसंबर 1954 में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। और अलग बात है कि लोकसभा में जो है इसको एक्सेप्ट नहीं किया, अस्वीकृत कर दिया गया था। ठीक है, अब चलिए, लेकिन लाया गया था इन्हीं के विरुद्ध। नेक्स्ट है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? तो ये आपका जून 2005 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। एपीजे अब्दुल कलाम जो है उनके द्वारा आरटीआई लाया गया, सूचना का अधिकार। ठीक है, और कब लाया गया? तो 15 जून 2005 को जो है स्वीकृति प्रदान की गई थी और 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू कर दिया गया था। ठीक है, 15 जून 2005 को जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको जो है स्वीकृति प्रदान की गई। लेकिन कब लागू कब होता है? तो ये लागू होता है आपका 12 अक्टूबर 2005 को। अब नेक्स्ट है कि बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत सचिव करता है। तो पंचायत सचिव जो है आपका प्रतिनिधित्व करता है और राज्य पंचायती कर्मचारी करता है, जिसे पंचायत सचिव या ग्राम सेवक इसी को कहते हैं। पंचायत सचिव को जो है ग्राम सेवक कहते हैं। नेक्स्ट है कि उपयुक्त कथन के संबंध में कौन एक सही है? कथन ये है कि संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। दूसरा क्या है कि निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 38 का बी। बी में क्या है? बी में कि ए और बी दोनों सही है, परंतु बी सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। तो अब हम देखते हैं कि कैसे। ठीक है, तो आर्टिकल 324 के तहत जो है संसद तथा विधान मंडलों के निर्वाचन तथा निष्पक्ष चुनाव हेतु एक स्वतंत्र निकाय चुनाव आयोग का गठन करती है। तो ए तो सही है। दूसरा है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से संसद के उसी नियम से हटाया जा सकता है जिस नियम से उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। अर्थात मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने का अधिकार किसको नहीं है? तो कार्यपालिका उसको नहीं हटा सकती है, लेकिन निर्वाचन आयुक्त को हटाने के लिए इस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, उन्हें मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो दैट मीन्स ये हो गया कि निर्वाचन आयुक्त को अगर पद से हटाना है, ठीक है, यानी इलेक्शन कमिश्नर को, ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर को अगर हम बात करें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है तो नहीं हटा सकती है। ठीक है, राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा सकती। जैसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश को ये सबको हटाया जाता है, उसी हिसाब प्रोसेस से जाना पड़ेगा तब हटा सकती है, राष्ट्रपति ऐसे नहीं हटा सकती है। और अगर हम बात करें कि अगर जब जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, वो जब सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति के पास, तो किनको हटाया जा सकता है? जो 2 और मेंबर होते हैं ना, अन्य चुनाव आयुक्त, उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, टोटल 3 होते हैं। तो अभी जो हो गया, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। तो अन्य चुनाव आयुक्त को जो है जब मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश कर देगा तो राष्ट्रपति जो है उसको हटा देंगे। और अगर राष्ट्रपति, लेकिन जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनको नहीं हटा सकता है राष्ट्रपति। उनको हटाने के लिए जो है उसी नियम से हटाया जा सकता है जिस नियम से सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जज होते हैं उनको हटाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो ये 1949 में जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। और इसी याद में जो है हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई और 14 सितंबर को जो है हम हिंदी दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है कि पंचायती राज किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है। और ये कौन सा? तो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है ये
राज्य सूची का विषय। नेक्स्ट है कि हरित गृह प्रभाव का क्या अर्थ है? तो वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, ठीक है, नेचुरल प्रोसेस है, और इसमें CO2 के बढ़ते प्रभाव के कारण जो है टेम्परेचर बढ़ता है। और ग्रीन हाउस गैस की जो संकल्पना किसने की थी? ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना सबसे पहले जोसेफ फोरियर ने की थी, जोसेफ फोरियर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों है? तो वो है CO2, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक भी है, लाभदायक भी है। क्यों? पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस का निर्माण करते हैं, जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक है। वहीं भूमंडलीय जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाता है, तो ये उस हिसाब से हानिकारक है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध है, ठीक है। एक इससे रिलेटेड और है कि जैसे जो पौधा होते हैं, ठीक है, वो दिन में जो है उनको चूंकि अपना भोजन बनाना रहता है और सूर्य की रोशनी मिलती है, तो दिन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और रात में वही क्या लेते हैं? वो ऑक्सीजन लेते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए या पेड़ के नीचे नहीं रहना चाहिए रात में, क्योंकि वो आपका ऑक्सीजन वो पेड़ पौधा ले लेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा, ये आपका NCERT क्लास 7 में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? ठीक है, तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल का संबंध है जैव सुरक्षा समझौता से, यानी बायो सेफ्टी एग्रीमेंट से। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, अंतर्राष्ट्रीय संधि है, और इसका संबंध जो है जैव सुरक्षा समझौता से है। इसे कब स्वीकार किया गया था? तो 29 जनवरी 2000 को जो है इसको स्वीकार किया गया था, इस एग्रीमेंट को, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया था। और इसका समझौता कब से प्रभावी रूप से कब इफेक्टिव हुआ? तो 2003, 3 साल के बाद जो है ये प्रभाव इसका प्रभावी हो गया। नेक्स्ट है, भारत में मैंग्रोव ज्वारीय वन वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है सुंदरबन में, ठीक है। तो सुंदरबन में जो है सबसे अधिक वनस्पति पाई जाती है, जिसको मैंग्रोव वनस्पति भी कहते हैं, ठीक है। इनका विस्तार अगर हम बात करें तो ये सुंदर। नेक्स्ट है हमारा कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1972 में जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। अगर हम 1952 की बात करें, 1952 में जो है आपका वन नीति आया था। 1980 की अगर हम बात करें तो उसमें आपका जो है वन संरक्षण अधिनियम आया था 1980 में। और 1986 की अगर हम बात करें तो उसमें जो है आपका पर्यावरण एनवायरमेंट एक्ट आया था, पर्यावरण अधिनियम आया था, ठीक है। तो ये चारों याद रखिएगा, चारों आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसमें आपका हो जाएगा 46 का नेचर क्योर जो है नहीं लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, जबकि विसर्जन, द कोड डांसर, गार्डनर ये लिखा गया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था? तो ये नामित किया गया था 1937 में, ठीक है। महात्मा गांधी को जो है 1937 में नामित किया गया था नोबेल पुरस्कार के लिए। और अंतिम बार फिर कब नामित किया गया? ये तो पहली बार हुआ 1937, अंतिम बार उनको 1948 में किया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 48 में आपका हो जाएगा वियना, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय जो हेडक्वार्टर है वो वियना में है। अगर हम बात करें गैट, तो गैट आपका जेनेवा में है, ठीक है। अगर हम बात करें IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, तो ये आपका लुसाने हो गया। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। यूनेस्को का तो पेरिस में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर लुसाने, और गैट का है जेनेवा, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है? यह है लूना 9, ठीक है।
लूना 9 जो है चंद्रमा तल पर सबसे पहले उतरने वाला सफलतापूर्वक जो उतरा था वो था लूना 9। कब उतरा था? तो 21 अक्टूबर 1968 में उतरा था। ठीक है। वहीं लूना 3 क्या है? तो लूना 3 है कि जब चंद्रमा के उस पृष्ठ का चित्र भेजा जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं, तो ये लूना 3 से ये हुआ था और उतरा था लूना 9 से। ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ जो है वो स्थित है? तो वो हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में आपका रत्नागिरी मठ है जो प्रसिद्ध है, और ये क्या है? एक महाविहार मठ है। ठीक है, यानी बौद्ध मठ है। महाविहार था तो बौद्ध मठ था। ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट है कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के हिसाब से क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया, वो द्रव्यमान का ना तो निर्माण करते हैं और ना ही विनाश। ठीक है। द्रव्यमान का जो है ना तो निर्माण करेंगे और ना विनाश करते हैं। कौन? तो रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना विनाश होता है, और इसलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान एक समान होता है। यानी इस जो रिएक्शन में भाग लेने वाले जो अभिकारक जो हो गए, रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक है, तो इसका जो होता है टोटल मास की अगर हम बात करें तो जो कुल द्रव्यमान हुआ तथा अभिक्रिया से प्राप्त उत्पादों का, ठीक है, अभिक्रिया रिएक्शन से जो आपका जो प्रोडक्ट्स आपको प्राप्त होते हैं उसका उसका टोटल मास जो है एक समान होता है। अर्थात क्या हो गया कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों एवं उत्पादों में एक समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 52। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है यानी वीक एसिड है? तो वो हो जाएगा CH3COOH। ठीक है, इसका मतलब वो क्या हो गया? वो है एसिटिक एसिड, वो सबसे दुर्बल माना जाता है। तो जो अम्ल, वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनिक ना होकर आंशिक रूप से आयनिक होते हैं, यानी वो एसिड जो जलीय विलयन हो गया, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन हो गया, तो उसमें जो है पूरे तरीके से वो आयनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, आयनिक ना होकर के आंशिक रूप से, मतलब पूरा आयनिक नहीं होते हैं या आंशिक कम होते हैं। ठीक है, आयनिक, तो वो वीक एसिड कहलाते हैं। तो जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया, उसके बाद फिर आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, ये सब जो है बहुत अधिक जो है वीक एसिड कहलाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? तो कैल्शियम आपका जो है क्लोरोफिल का घटक नहीं है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित हरे रंग का वन्नक है जहां प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन बनता है, और इस प्रक्रिया में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम तथा जल का मिश्रण उपयोगी होता है। हालांकि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। ठीक है, क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित क्या है? हरे रंग का ये वर्णक है, पिगमेंट है, और यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जो है भोजन बनता है क्लोरोफिल के थ्रू। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है कि कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और जल का जो मिश्रण उपयोगी होता है। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम और जल, और इसमें जो है मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। मैग्नीशियम क्या है? क्लोरोफिल का मुख्य तत्व है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो ये यूरेनियम का है। ठीक है, देखते हैं एल्यूमिनियम का, अगर बोले एल्यूमिनियम का जो है, एल्यूमिनियम का कौन सा ओकरेंस हो गया, कौन सा अयस्क है, कौन कौन है? तो क्रायोलाइट है, बॉक्साइट है, कोरंडम है, काओलिन है। वही मैग्नीशियम का डोलोमाइट, इप्सम सॉल्ट हो गया और कार्नेलाइट हुआ। ठीक है, पोटेशियम का कार्नेलाइट और नाइटर है। यूरेनियम का कार्नेटाइट और पिच ब्लैंड है। ठीक है, मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का कार्नेलाइट है। वहीं यूरेनियम की बात करें तो कार्नेटाइट है और पिच ब्लैंड है। चलिए अब हम देखते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला है कि क्लोरीन एवं ब्रोमीन हैलोजन वर्ग के तत्व हैं, सही है। गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण हैं, बिल्कुल। लेड ऑक्साइड का लिथार्ज कहा जाता है, तो ये भी सही है। तो 55 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन, टेनेसाइन, ये सब जो है आपका है कौन सा वर्ग का है? तो 17। ठीक है,
क्लास 17 के ये मेंबर हैं और ये संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं, तो हैलोजन ग्रुप कहलाते हैं। गोल्ड हो गया, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी, ये सब जो आपका क्या हो गया, ये आपका नोबल मेटल है। नोबल मेटल में आपका गोल्ड, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी ये सब आ जाता है, जिसको हिंदी में उत्कृष्ट धातु कहते हैं। लेड ऑक्साइड की बात करें, पीबीओ को जो है लिथार्ज कहा जाता है, ठीक है। पीबीओ को या लेड ऑक्साइड को जो है आपका लिथार्ज कहा जाता है और ये एक उभयधर्मी ऑक्साइड है, ठीक है। ये एम्फोफेरेटिक ऑक्साइड हो गया, एम्फोटेरिक जो है ये ऑक्साइड हो गया आपका, कौन, तो पीबीओ। और इसका उपयोग कहाँ होता है, तो रबर उत्पादन तथा स्टोरेज बैटरी के निर्माण में होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि किसी विलयन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है विलयन की सांद्रता, ठीक है। तो किसी विलयन में किसी सॉल्यूशन में जो है विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात उस विलयन की जो है सांद्रता कहलाता है, यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी विलयन की प्रति इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, ठीक है। तो विलयन की सांद्रता इक्वल टू क्या होता है, विलय की मात्रा बटा विलयन की मात्रा। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल समझने की बात है कि विलयन की सांद्रता कैसे निकालना है। तो आपको जो है विलय की मात्रा और फिर विलयन की मात्रा, ठीक है। विलय की अगर हम बात करें तो विलय को कहा जाता है सॉल्यूट, ठीक है। और ये आपका सॉल्यूशन हो गया, तो इसका मात्रा और जो आपका सॉल्यूशन निकला उसका मात्रा दोनों को कर दीजिए, निकल जाएगा आपका विलयन की सांद्रता या फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है, तो मेथिल अल्कोहल को जो है लकड़ी के अल्कोहल के रूप में जाना जाता है। इसको वुड स्पिरिट भी कहते हैं, क्यों, क्योंकि इसके लकड़ी के भंजक जो है भंजक आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है। क्योंकि इसका जो लकड़ी का भंजक है, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन वुड, ठीक है, लकड़ी का जो है भंजक आसवन से प्राप्त होता है, ठीक है। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है, जो मेथनॉल है वो सबसे सरल अल्कोहल है और ये हल्का होता है, बाष्पशील होता है, रंगहीन होता है, ज्वलनशील द्रव्य है। इसकी गंध जो है एथेनॉल जैसी होती है। मनुष्य द्वारा इसके अधिक सेवन के कारण अंधापन या मृत्यु भी हो जाता है। किसके थ्रू, तो एथेनॉल के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है कि पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये पराशरण विधि हो गया, ऑस्मोसिस, ठीक है। तो अगर बात करें ऑस्मोसिस की या पराशरण की, तो ये पौधे को जो है अपना रूट हेयर में जल अवशोषित करते हैं। कहाँ पे जल अवशोषित करते हैं, तो पौधे जो है अपना मूल रोम में, यानी जड़ का जो बाल रहता है ना, मूल रोम, उसमें अवशोषित करते हैं। पौधे की कोशिकाओं में पराशरण द्वारा जल का संचालन होता है और यह क्रिया जाइलम उत्तकों द्वारा संपन्न होता है। स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने में पराशरण की मुख्य भूमिका होती है। जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, उसके खुलने और बंद होने में ऑस्मोसिस या पराशरण की मुख्य भूमिका होती है। पौधों का जो सोइल होता है उसमें क्या होता है, ऑस्मोसिस द्वारा जल का जो क्या होता है, संचालन होता है, ठीक है। यानी वाटर जो है मूव करता है। अगर हम बात करें जाइलम उत्तक जो हो गया, जाइलम क्या कराता है, तो जल, ठीक है, और फ्लोएम फूड पहुंचाता है, खाना, ठीक है। तो अगर जाइलम उत्तक की बात करें तो नीचे से वो ऊपर की तरफ जाता है। फ्लोएम की बात करें, अगर खाना बन रहा है तो पत्ती से बन रहा है, तो इसका मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सा लबक प्लास्टिड फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, तो ये हो गया क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट जो है अलग अलग फूल और बीज को जो है अलग अलग रंग प्रदान करते हैं। क्रोमोप्लास्ट रंगीन लबक होते हैं। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, तो प्लास्टिड होते हैं या रंगीन लबक होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है कि जड़ की कोशिकाओं में, ल्यूकोप्लास्ट आपका जड़ की कोशिका में पाया जाता है। पोषक तत्वों का संचय का कार्य करता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। और इसमें स्टार्च होता है, प्रोटीन, वसा, ये सब पदार्थ जो इसमें स्टोरेज होता है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है, तो एक जो है ये रंगहीन प्लास्टिड है, ठीक है, यानी कि ये कलरलेस जो है प्लास्टिड हो गया। क्लोरोप्लास्ट क्या है, तो पत्तियों में पाया जाता है और इससे भोजन के संश्लेषण में सहायक होता है। तो हमने तीनों देख लिया। क्रोमोप्लास्ट आपका अलग अलग रंग प्रदान करता है, ठीक है, बीज और फूल को। और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट जो है पोषक तत्वों को स्टोरेज करता है। इसका मेन काम वही हो गया। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो
पत्ती में पाया जाता है और भोजन के संश्लेषण में ये सहायक होता है। तीनों प्लास्ट को देख लिए। अब देखते हैं हम आगे, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है? तो वाहिकाएं, ठीक है, वेजल्स की बात हो रही है। फ्लोएम जो है वो 4 तत्वों से बना होता है। कौन कौन सा? सीप ट्यूब्स यानी चालनी नालिकाएं या सीप ट्यूब्स, दूसरा हो गया सहकोशिकाएं यानी कंपेनियन सेल, तीसरा हो गया फ्लोएम या बास्ट तंतु यानी फ्लोएम और बास्ट फाइबर, और फ्लोएम मृदुतक यानी फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपका आ जाता है वाहिकाएं जो होती है, जो फ्लोएम होते हैं वो जो निम्न में से किस तत्वों से नहीं बने हैं या फिर बने हैं, इस तरीके से हो जाएगा। तो उसमें याद रखिएगा चालनी नालिकाएं इसमें होती है फ्लोएम, 4 तत्व से बना हुआ था। तो चालनी नालिकाएं, सहकोशिकाएं, फ्लोएम या बास्ट तंतु, फ्लोएम मृदुतक, यानी इंग्लिश में कहें तो सीप ट्यूब्स, और सीप ट्यूब्स हो गया, उसके बाद फिर हो गया ट्यूब्स हो गया कंपेनियन सेल, फ्लोएम और बास्ट फाइबर्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है कि जल संवहन नाल तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं के लक्षण है? तो है वो इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा का क्या क्या लक्षण है हम ये देख लेते हैं। तो इसमें पहला लक्षण है कि इस संघ का जो भी जंतु होता है वो समुद्री होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इसका जो त्वचा होता है जहाँ तहाँ कांटे निकले हुए होते हैं, और इसी को जो है इकाइनोडर्म कहते हैं। इसका एक विशेष प्रकार का जल परिवहन तंत्र यानी वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और जो प्रचलन तथा श्वसन में सहायक होता है, लोकोमोशन में बात हो रही है, तो लोकोमोशन और श्वसन में सहायक होता है। उदाहरण के लिए आपका स्टार फिश हो गया, सी अर्चिन हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया, और इसमें क्या होता है कि ये एक लिंगी होते हैं, मोनोगैमस होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट कि रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो ये आपका थ्रोम्बोवर्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट जो है रक्त के थक्का बनने में हेल्प करते हैं, और इसका मुख्य कार्य यह है कि ब्लड क्लोटिंग करना, रक्त का थक्का बनाना। लिम्फोसाइट क्या करता है? तो एंटीबॉडी का निर्माण करता है आपका लिम्फोसाइट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग संक्रामक रोग के उदाहरण है? तो ये आपका मलेरिया जो है संक्रामक रोग के उदाहरण है। जो सूक्ष्म जीव रोगाणु पैथोजेनस जिसको कहते हैं, तो सूक्ष्म जीव जो पैथोजेंस होते हैं या रोगाणु, तो उसके कारण होने वाले रोग जो है संक्रामक रोग कहलाते हैं। कोलेरा हो गया, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया, फाइलेरिया, ये सब जो है आपका संक्रामक रोग में आता है। कोलेरा, इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, मलेरिया, फाइलेरिया। नेक्स्ट है कि भैंसों का उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका गुजरात में। ठीक है, तो हमारे देश में अगर देखें तो भैंस का लगभग 10 प्रजाति पाया जाता है। इसमें से आपका नागपुरी हो गया, सुरती, मेहसाना, नीली रवि, जाफराबादी, मेहसाना तथा सुरती भैंसों का अगर हम बात करें तो वो आपका गुजरात में पाया जाता है, मेहसाना और सुरती। भैंस के दूध में क्या पाया जाता है? तो वसा पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम एवं फास्फोरस नामक खनिज जो है ज़्यादा मात्रा में यहाँ ये पाया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो वो है आपका ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन की खोज की बात करें तो 1880 में डार्विन ने किया था। ठीक है, और ये जो है पौधे के वृद्धि को क्या करता है? कंट्रोल करने वाला हार्मोन है, नियंत्रित करने वाला, और इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्से में होता है। इसका मुख्य कार्य की और हम बात कर लेते हैं तो पत्तियों के विलगन को रोकता है। ठीक है, यानी गलने से जो है रोकता है, पत्तियों को विलगन को रोकता है, खरपतवार को नष्ट कर देता है, और फलों को गिरने से ये बचाता है ऑक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान होता है। पृथ्वी के अगर ध्रुव की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है जी का मान। ठीक है, सर्वाधिक। चलिए, और हम देखते हैं कि विषुवत रेखा पे जी का मान क्या होता है? तो सबसे कम होता है। ध्रुव पे अगर चले जाएंगे तो सबसे अधिक होगा, और विषुवत वृत्त पे अगर विषुवत रेखा पे बात करें तो जी का मान सबसे कम होगा। जी का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है आपका जी का मान होता है। क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी का जो रोटेशन होता है या पृथ्वी का घूर्णन का अगर गति बढ़ा दिया जाए तो जी का मान क्या होगा? तो जी का मान घट जाएगा, उल्टा होगा। ठीक है, इसमें जो है आपका जी का मान इसमें घट जाएगा। अगर पृथ्वी के घूर्णन गति को बढ़ा दिया जाए तो जी का मान घट जाएगा, और पृथ्वी के घूर्णन गति को घटा दिया जाए तो जी का मान बढ़ जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा कि फोटोन कण की खोज किसके द्वारा की गई? तो आइंस्टीन द्वारा जो है फोटोन कण की खोज
की गई है फोटोन पार्टिकल की। इस कण का वेग प्रकाश वेग के बराबर होता है। जो ये पार्टिकल हो गया, इसका वेग जो हो गया वेलोसिटी, वो प्रकाश के वेलोसिटी के बराबर होता है, ठीक है। यानी फोटोन पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो प्रकाश के वेग यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होता है। मेसोन कण की खोज किसने की थी? तो हिदेकी युकावा द्वारा जो है मेसोन पार्टिकल्स की खोज की गई थी। इसी खोज के उपलक्ष्य में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1949 में, आपको मेसोन कण की खोज के लिए हिदेकी युकावा को 1949 में नोबेल पुरस्कार मिला। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या अपरिवर्तित रहता है? तो आवृत्ति, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो है चेंज नहीं होती है, ध्वनि उस समय नहीं बदलती, जबकि जो वेवलेंथ हो गया और वो उसका चाल हो गया, ठीक है, स्पीड, ये बदल जाएगा, वेवलेंथ और स्पीड बदल जाएगा लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होगी। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि की स्पीड पर जो है प्रेशर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी क्या हो गया कि अगर दाब को बढ़ाइए या घटाइए उससे ध्वनि का स्पीड ना बढ़ेगा ना घटेगा, ठीक है, तो ये अपरिवर्तित रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है? तो ये बोरोन है, ठीक है। बोरोन की अगर हम बात करें तो नियंत्रक छड़ के रूप में जो है बोरोन या कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि दिए गए विकल्पों में कौन सदिश राशि के उदाहरण नहीं है? तो कार्य जो है सदिश राशि के उदाहरण नहीं है, ये अदिश राशि है। सदिश राशि क्या है कि वैसी भौतिक राशि जिसका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है, ठीक है। यानी ऐसी भौतिक राशि जिसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगा तो वो सदिश हो गई। और अगर जिसका जो है क्या रहेगा, जिसका सिर्फ अदिश राशि वो है कि जिसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है, उसको कहते हैं अदिश राशि, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो सदिश राशि की अगर हम बात करें उसके एग्जाम्पल में तो बल हो गया, वेग, विस्थापन, त्वरण, ये सब सदिश राशि का उदाहरण है। जबकि कार्य, समय, विद्युत धारा, दाब, ताप, आयतन, चाल, ये सब अदिश राशि है क्योंकि इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अगर कार्य के एग्जाम्पल के तौर पे कार्य को लेते हैं तो कार्य का कोई दिशा नहीं होता कि उत्तर दिशा में कार्य करना है कि दक्षिण दिशा में। कार्य तो वर्क ही होता है, इसका कोई दिशा से लेना देना नहीं होता है, इसलिए ये अदिश राशि में काउंट होता है, ठीक है। अब चलिए हम आगे देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 है कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? तो ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा जो है इसका आयोजन कब किया गया? दिसंबर 2022 में दिल्ली में किया गया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि देश की जो प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित करना है। अब नेक्स्ट है कि वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया? तो डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को जो है व्यास सम्मान के लिए 2022 में चुना गया। और उनका उपन्यास कौन था? तो इनका एक व्यंग्य उपन्यास था पागल खाना, उसके लिए दिया गया। 2021 में किसको मिला था? तो असगर बजाहत को उनका नाटक महाबली के लिए दिया गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका किया गया है IIT खड़गपुर में, ठीक है। चार है, चारों को देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कि कहाँ कहाँ किसको स्थापित किया गया। परम शक्ति आपका IIT खड़गपुर हो गया। वही परम कामरूप तो IIT गुवाहाटी, ठीक है, वो याद रखिएगा। वहाँ जो है कामरूप कामाख्या जो मंदिर है, कामाख्या मंदिर, तो वो असम में है, उस हिसाब से आपको याद आ जाएगा कि IIT गुवाहाटी में जो है परम कामरूप होगा। और उसको जो है कामरूप नगर भी कहते थे ना असम में पहले। IIT गांधीनगर की अगर हम बात करें, IIT गांधीनगर में किसको? तो परम अनंत जो है आपका IIT गांधीनगर। परम गंगा तो IIT रुड़की। उत्तराखंड से आपका गंगा निकल रही है तो गंगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। परम अनंत हो जाएगा IIT गांधीनगर। चलिए अब नेक्स्ट है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इसमें भारत को 126वां स्थान प्राप्त है, सही है। फिनलैंड पहला हुआ है, बिल्कुल सही है। डेनमार्क और आइसलैंड जो है दूसरा नंबर पे डेनमार्क है और तीसरा पे आइसलैंड है, तो ये सही है, ठीक है। तो ये तीनों हो जाएगा। और इसका जो गणना है कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान, ठीक है, यानी यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन, UNSDS करता है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन करता है। नेक्स्ट है इंडेक्स, वही जारी करता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया? तो मिस्र के साथ जो है इसने शुभारंभ किया। कहाँ पे? तो राजस्थान के जैसलमेर में, ठीक है।
और ये पहला था, ठीक है, पहला मिलिट्री एक्सरसाइज था कहाँ, तो भारत और मिस्र का जो है पहला था मिलिट्री एक्सरसाइज। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया, तो ये किया गया है आपका इंदौर में, ठीक है, इंदौर में इसका 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। और इसका जो मुख्य अतिथि कौन थे, तो गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, और विशिष्ट अतिथि में कौन थे, तो सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यानी कौन कौन थे इसके अतिथि, गेस्ट कौन थे, तो अगर बात करें कि मेन गेस्ट थे गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, और विशिष्ट अतिथि कौन थे, तो विशिष्ट अतिथि अगर हम बात करें गेस्ट ऑफ ऑनर, तो वो थे आपके राष्ट्रपति कहाँ के, सूरीनाम के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। अब देखते हैं नेक्स्ट, पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फितूर किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो फितूर आपका स्पेन में, ठीक है, स्पेन में जो है फितूर आपका आयोजित किया जाएगा। जनवरी 2023 में आयोजित हो गया है मैड्रिड में, ठीक है, चलिए स्पेन के मैड्रिड में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें बिहार असत्य हो जाएगा, इसमें बिहार का अंतिम स्थान है। तो सत्य कौन सा हो गया कि बड़े राज्यों में प्रथम स्थान कर्नाटक का है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2022 में, और इसमें पश्चिम बंगाल दूसरा, अंतिम से दूसरा, यानी बिहार से ऊपर नंबर पे है आपका पश्चिम बंगाल। और छोटे राज्यों में बात करें तो सिक्किम जो है सबसे पहला नंबर पे जस्टिस में, बहुत अच्छी बात है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है कि चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है, तो ये आपका हो गया मोटे अनाज के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में जो है चालू वर्ष 2023 को मनाया जा रहा है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं में भारत के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये 36वां हो गया, ठीक है, 36वां स्थान उनको प्राप्त हुआ है। फोर्ब्स का जब 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला का लिस्ट जारी किया, जिसमें से 6 महिला हैं जो इसमें शामिल हैं फोर्ब्स 22 में, ठीक है। कौन कौन से मंत्री हैं, महिला हैं, और क्या क्या उनका जो रैंकिंग है वो देख लेते हैं। तो वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण 36वां रैंक, रोशनी नडार मल्होत्रा 53वां, किरण मजुमदार 77 नंबर का, और फाल्गुनी नैयर 89, माधवी पुरी बुच ये 54, सोमा मंडल 67, ठीक है। तो यानी 6 महिला कौन कौन सी हो गई, तो हो गई निर्मला सीतारमण, रोशनी नडार मल्होत्रा, किरण मजुमदार फाल्गुनी नायर, माधवी पुरी बुच तथा सोमा मंडल, ठीक है, सेल वाली। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सुधा मूर्ति है। द मैजिक ऑफ लास्ट स्टोरी की बात करें तो सुधा मूर्ति, ठीक है। अगर हम A.S. दुलत की पुस्तक देखें कि कौन सा है, तो अ लाइफ इन द शैडो अ मेमोर, अ लाइफ इन द शैडो अ मेमोर जो है S.S. दुलत की पुस्तक है। एमिली हेनरी की अगर हम देखें तो है हैप्पी प्लेस, हैप्पी प्लेस जो है आपका एमिली हेनरी की है। नेक्स्ट है कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो पहला है कि गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया, ये सही है, गोल्डन बूट पुरस्कार जो है किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। दूसरा है कि गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है मेसी को दिया गया, बिल्कुल गोल्डन बॉल पुरस्कार जो है लियोनेल मेसी को दिया गया। तीसरा है कि अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो है अर्जेंटीना जो है तीसरी बार ये खिताब जीता है, ठीक है, अर्जेंटीना जो है ये तीसरी बार खिताब जीता है। और फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस को दिया गया है, तो ये भी सही है। तो इसमें से गलत कौन सा हो गया कि अर्जेंटीना ने जो है दूसरी बार खिताब जीता है, जबकि इसने तीसरी बार जीता है। नेक्स्ट है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में न्यायालय के 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया, तो ये आपका आंसर हो जाएगा एम जोसेफ, ठीक है, न्यायमूर्ति एम जोसेफ के द्वारा ये किया गया। क्या था मामला था कि सुप्रीम कोर्ट में अपने निर्णय से यह कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हो गए,
ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ द्वारा किया गया। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री है, लोकसभा का विपक्ष का नेता और भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों मिल करके जो है डिसाइड करेंगे कि किनको जो है बनाया जाए इलेक्शन कमिश्नर, और जो अदर हो गए, ठीक है, ये तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किनको बनाया जाए, और दो जो इलेक्शन कमिश्नर 2 और हैं, तो तीनों की नियुक्ति जो है ये लोग 3 लोग मिल करके करेंगे। ठीक है, इसमें M.K. जोसेफ द्वारा ये निर्णय दिया गया। तो सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा क्या होगा कि इसको किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। तो ये तमिलनाडु है। तमिलनाडु जो है दिसंबर 2022 में तमिलनाडु स्वयं को जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। अब नेक्स्ट है कि हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है। तो वह क्रिस हिपकिंस, ये न्यूजीलैंड की नई प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, पहले कौन थी, जो जेसिका अर्डन थी। ठीक है, जेसिंडा अर्डन, ये रिजाइन दे दी। इनके रेजिग्नेशन के बाद जो है क्रिस हिपकिंस जनवरी 2023 से नया प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में एंथनी एल्बनीज़ ऑस्ट्रेलिया के तथा जॉर्जिया मेलोनी इटली की प्रधानमंत्री है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की कौन है, तो एंथनी एल्बनीज़, और जॉर्जिया मेलोनी कहाँ की है, तो इटली की प्रधानमंत्री है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रिट्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता। तो डेविड एलन चिपरफील्ड ने जीता था, प्रिट्जर पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, ये पुरस्कार आपको दिया जाता है इंटरनेशनल स्तर पे वास्तुकला के, ठीक है, यानी आर्किटेक्चर के सर्वोच्च सम्मान के रूप में जो है प्रिट्जर पुरस्कार मिलता है। नेक्स्ट है कि भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। तो ये अहमदाबाद में जो है 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन किया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, तो पहला अगर हम बात करें, पहला है आपका कि त्रिशूर पूरम उत्सव तमिलनाडु। ठीक है, त्रिशूर पूरम आपका केरला में होता है, तमिलनाडु में नहीं होता है। खारची उत्सव मणिपुर, तो खारची उत्सव आपका त्रिपुरा में होता है। तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश, ये सही है, तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। वहीं परशुराम कुंड महोत्सव की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं होता, ये अरुणाचल प्रदेश में होता है। त्रिशूरपुरम केरल, खारची उत्सव त्रिपुरा, तुरग्या अरुणाचल प्रदेश, परशुराम कुंड महोत्सव ये आपका हो गया कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश में। तो इसमें कौन सुमेलित है, तो तुरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो 2023 तक रखा है कि जो कालाजार है, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा कालाजार। और अगर बात करें कि WHO ने कब तक रखा है, तो 2030 तक रखा है। वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDAI के अध्यक्ष कौन हैं, तो वो हैं देवाशीष पांडा। देवाशीष पांडा जो है IRDAI के अध्यक्ष हैं। ठीक है, फिक्की के महासचिव की अगर बात करें तो शैलेश पाठक जो हैं वो फिक्की के महासचिव हैं। वहीं हिमांशु पाठक की बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हेड हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं ICAR का हेड कौन हो गए, हिमांशु पाठक। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है, तो वो है क्लोज द केयर गैप। ठीक, कब मनाया जाता है, तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है, तो वो टेबल टेनिस खेलती है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार मिला है 2022 में श्रीजा अकुला को, और वो टेबल टेनिस खेलती है। शरद कमल के साथ जो है राष्ट्रमंडल खेलों में वो मिश्रित युगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीती थी। ठीक है, 2022 में जो है श्रीजा अकुला अंशतः शरद कमल के साथ जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ था उसमें जो है मिक्स डबल इवेंट में जो है वो जीती थी, क्या, गोल्ड जीती थी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि 49 है ना, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो ये आपका किया जाएगा जापान में। ठीक है, अब G7 में 7 हैं कंट्री। ठीक है, तो 7 मेंबर हैं, तो 7 मेंबर में हम देखते हैं कि कौन कौन सा मेंबर है। तो आपका उसमें मेंबर आ जाएगा जापान,
USA, ठीक है, इटली, कनाडा, इंग्लैंड या यूके कहें, फिर जर्मनी और फ्रांस। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? जूस विथ GF, ठीक है, जूस विथ GF ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने का। J से आपका हो गया जापान, U से हो गया आपका USA, I से आपका हो गया इटली, C से हो गया कनाडा, E से आपका इंग्लैंड या यूके कहें, और G से आपका हो गया जर्मनी, और F से हो गया फ्रांस। तो इस तरीके से हो गया जूस विथ GF, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट कि विथ, अगर हम इसमें बात करें, कुछ और बात कर लेते हैं। जैसे कि अगर बात करें कि इससे पहले जो 48 G7 शिखर सम्मेलन आपका जर्मनी में हुआ था, ठीक है, और इस साल जो है 2023 में जो 49 G शिखर सम्मेलन हुआ वो जापान में, और अगला बार जो 50वां होगा G7 शिखर सम्मेलन 2024 में वो कहाँ होगा? तो इटली में होगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान कितना लगाया गया है? तो लगाया गया है 7,06,845 करोड़, ठीक है। इसका जो है लगभग कितना है? तो जीडीपी का ये 2.3% है। 7,06,845 करोड़ जो है प्राथमिक घाटा, ठीक है, यानी प्राइमरी डेफिसिट जो है आपका लगाया गया है, ये जीडीपी का 2.3% है। अब हम देखेंगे आगे। आर्थिक समीक्षा अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई निवेश करने वाले देशों का सही क्रम क्या है? तो वो है सिंगापुर, मॉरिशस और यूएई, ठीक है। तो सिंगापुर अगर बात करें तो पहला नंबर पे सिंगापुर, दूसरा मॉरिशस और तीसरा यूएई जो है आपका एफडीआई सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे क्या एफडीआई निवेश करने वाला सबसे मतलब ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा देश है। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है जो लोगों को भारत में इन्वेस्ट के लिए आकर्षित करता है एफडीआई के लिए। तो ये आपका हो गया, पहला नंबर पे आ जाता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, दूसरा हो गया इंडिया की सर्विसेज हो गई सेवाएं, और तीसरा हो गया व्यापार, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दो संख्याओं का अनुपात, मैथ आ गया कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनका माशा 15 हो तो दोनों संख्याओं का लाशा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये 96 का आपका हम आंसर बता देते हैं, वो आपका हो जाएगा 180, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 हो तो इनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 97 का 10। नेक्स्ट है यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई a + b है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 98 का C, 1/2 × a² + b² + ab, ठीक है। अब हम देखते हैं, दो क्वेश्चन और रह गए। दूसरा है कि दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो उसका आंसर आपका हो जाएगा B, 238। नेक्स्ट है कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदल देना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 और 8, 6 से 8, ठीक है। तो चलिए होप सो गाइज आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच, आप मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।